नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात दरभंगा ब्लास्ट में आरोपियों की पेशी की। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में पेशी आज चारों आरोपियों की होनी है। पटना के एनआईए कोर्ट में इन चारों की आज पेशी होगी। नासिर, इमरान और कफील को पटना लाया गया है। सलीम का पटना में ही इलाज इस वक्त चलता हुआ और इलाज के बाद आज इन चारों की पेशी होनी है एनआईए कोर्ट में। आपको बताते चलें कि नासिर, इमरान और कफील की आज रिमांड की अवधि जो है वो खत्म हो रही है। सलीम न्यायिक हिरासत में ही है और आज इन सभी की अवधि जो है पूरी होती हुई, जिस बाबत आज एनआईए कोर्ट में इन्हें एक बार फिर से पेश किया जाएगा। 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद लगातार इन सभी शख्स की तलाश की जाती हुई और उसके बाद एक एक कड़ियां जुड़ती गई और अब इन चारों को जब गिरफ्तार किया गया है, रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज एक बार फिर से एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, चूंकि रिमांड की अवधि 3 की पूरी हो चुकी है, एक शख्स अभी इलाजरत भी है, तो क्या ये माना जाए कि इन चारों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसमें सलीम की सेहत को लेकर के भी तमाम चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, चूंकि सलीम जो है वो न्यायिक हिरासत में था। 6 दिनों की न्यायिक हिरासत जो है वो पिछले सुनवाई के दौरान जब इसकी पेशी एनआईए ने की थी, तो उस वक्त ये इसकी तबीयत जो है वो नासाज थी और इसे यूरिन में प्रॉब्लम था। तो इसी को देखते हुए एनआईए ने इसे रिमांड पर नहीं मांगा और उसके बाद इसे जो है न्यायिक हिरासत में 6 दिनों के लिए बेउर जेल में शिफ्ट किया गया। वहां पे डॉक्टर की देखरेख में इसका उपचार लगातार चलता रहा और अभी जो डॉक्टर हैं उनसे जो जानकारी मिली है कि इसकी सेहत अब काफी हद तक सुधर चुकी है। तो ऐसे में हो सके तो आज जब पेशी होगी सलीम की, तो एनआईए इसे रिमांड पे मांग सकती है। लेकिन इसी तरह अगर हम बात कर ले, इमरान की बात कर ले, कफील की बात कर ले या नासिर की बात कर ले, तो इन तीनों को एनआईए ने रिमांड पे मांगा था और कोर्ट ने नासिर और इमरान को 7 दिन का रिमांड दिया था। और कफील की बात करें तो कफील को 6 दिनों का रिमांड दिया था और सभी की अवधि जो है वो आज पूरी हो रही है। तो ऐसे में चाहे वो सलीम हो, इमरान हो, नासिर हो या कफील हो, सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है एनआईए के सूत्रों के अनुसार, उसके मुताबिक एक बार फिर से इन सभी की रिमांड की मांग जो है वो एनआईए की तरफ से की जा सकती है। देखना होगा कितने बजे तक ये पेशी हो सकती है, कोई जानकारी इस वक्त आ रही है? देखिए, फिलहाल समय जो है उसके संदर्भ में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये तय है कि आज सभी की पेशी होगी और ऐसे में रिमांड जो है वो दोबारा से मांगने का जो प्रक्रिया है वो एनआईए की तरफ से किया जा सकता है। क्योंकि अभी भी एनआईए के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी पूछताछ जो है वो कई स्तर पे बाकी है, कई ठिकानों पे इन लोगों को ले जाना है। तो ऐसे में एनआईए फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। क्योंकि पिछले बार जब 6 दिनों का रिमांड मिला था कफील का और 7 दिनों का रिमांड इमरान और नासिर का मिला था, तो उससे पूछताछ के दौरान कई बातें सामने आई, कई ठिकानों पर एनआईए लेकर के अपने साथ गई। बिल्कुल, तो ये समझें कि अब तक इन 6 दिनों में या 7 दिनों में जो पूछताछ हुई है, उन तमाम पूछताछ के दौरान जो जानकारियां मिली हैं, उन तमाम स्पॉट्स पर भी ले जाने की कोशिश होगी, जिस बाबत आज की रिमांड की अवधि अगर इन्हें मिलती है एनआईए को, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि पूछताछ के दौरान कई बातें सामने आई और जैसा हमने पहले कहा कि कई ठिकानों पर एनआईए लेकर के अपने साथ गई थी, तो ऐसे में अभी भी कई सवाल बाकी हैं, कई ठिकाने बाकी है जहां पे ले जाना है और कई सवालों के जवाब खंगालने हैं। तो इसी को देखते हुए संभवतः एनआईए के जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन चारों की सलीम चूंकि अब तक मेडिकल ग्राउंड पे जो है वो न्यायिक हिरासत में था, तो अब उसकी तबीयत काफी सुधर चुकी है। तो ऐसे में चारों की रिमांड अवधि जो है वो मांग कर सकती है एनआईए। लेकिन ये तो तय है कि सलीम की रिमांड जो है वो निश्चित तौर पे अगर पूरे तौर पे फिट पाए जाते हैं, बेउर जेल के जो डॉक्टर है उसे पूरे तौर पे फिट बताते हैं, तो सलीम की रिमांड जरूर मांगेगी एनआईए। बाकी ये इन तीनों की अगर बात करें, मोहम्मद, कफील, इमरान और नासिर की, तो इनकी भी वापस से रिमांड जो है वो मांगा जा सकता है। खैर, देखना होगा यहाँ पे कि इन लोगों को लेकर जो रिमांड अपील लगाया जाएगा, पिटीशन लगाया जाएगा, उससे एनआईए के न्यायाधीश जो है वो ग्रांट करते हैं नहीं करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल अमित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। आज दिन भर क्या कुछ अपडेशन है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चंपारण में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन, परिवहन विभाग और कृषि विभाग के सीनियर जो अधिकारी हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे का काम परिवहन विभाग के सचिव सह आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। टीम में कृषि विभाग के निदेशक आदेश तिरतरमारे भी शामिल रहे। इनके साथ पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षस्थ कपिल अशोक और पश्चिमी चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने भी बाढ़ से हुई तबाही को करीब से देखा। पूर्वी चंपारण की 61 पंचायतों के 144 गांवों की करीब 6.25 लाख आबादी इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से पूर्वी चंपारण की बात करें तो 229 सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। 6900 हेक्टेयर में लगी धान के बीज का नुकसान हुआ है, यानी सीधे तौर पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान, और इस वक्त कोशिश यही कि इन्हें एक राहत हासिल हो। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हालात जो हैं वो बेहद खराब हैं। हजारों की आबादी सैलाब का सितम झेल रही है। कहीं शहर में पानी घुसा हुआ है तो कहीं लोग कटाव से परेशान हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 8 जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। बाढ़ से बेहाल इलाकों का मंजर देख चुके हैं। दो दिनों के एरियल सर्वे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत मुजफ्फरपुर से लेकर मधुबनी और समस्तीपुर से लेकर सीतामढ़ी तक का हाल जाना। बाढ़ ने एक बार फिर बिहार के ज्यादातर इलाकों की जिंदगी बेहाल कर दी है। बगहा की ये तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पानी की धारा चीरकर सब कुछ लील जाने पर आमादा है। दरअसल मसान नदी का बाया गाइड बांध कटहरवा के पास टूट गया। बांध टूटने के बाद मसान का पानी भावल 2 नहर फाटक के पास तबाही मचाते हुए राम रेखा में फैल रहा है। भवलेहर गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। भावल नहर से भवलेहर जाने वाली पक्की सड़क आधा किलोमीटर तक ध्वस्त हो चुकी है। मसान नदी का पानी तेजी से आगे बढ़कर राम रेखा नदी में गिर रहा है, जिससे शहरी इलाके में पानी फैलने का खतरा है। लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। चारों तरफ जो आप देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति हमारे गांव भावल में, यह कटहरवा में जो मसान डैम अधूरा छोड़ दिया गया था, यह उसी का परिणाम है। बाढ़ का पानी टोटल इधर घुस गया है। बगहा में गंडक, मसान और सिकहरना नदी की तबाही के बाद अब पहाड़ी सुखबड़ा नदी तबाही मचाने लगी है। नदी का पानी दर्जनों गांव में घुस चुका है। सैकड़ों घरों में पानी घुसने के साथ ही मुख्य सड़क पर भी पानी फैल चुका है। सिंघाई, डुमरी, डुमरापुर, पथरी, बांग्ला, हवा टोला, कनघुसरी के साथ ही दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात हैं। जितनी जरूरत है उतनी मदद ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है। बगहा के बाद सीतामढ़ी की तस्वीर देखिए, जहां पुल का अप्रोच पथ पानी के भारी दबाव की वजह से बह गया। अप्रोच पथ का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि पानी की तेज धारा में पथ बह गया। सीमांचल के किशनगंज में तो हालात और भयावह हैं। कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी की तेज धारा कटाव कर खुद में विलीन कर लेना चाहती है। मंझोक और पोरलाबाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क महानंदा नदी में समा चुकी है। तकरीबन यही हाल सभी पंचायतों का है। मजबूरन लोग अपना ही आशियाना तोड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी अपने सपनों के घर पर छेनी हथौड़ी चला रहे हैं। तीन घर जो ये बना हुआ घर, 3 घर कट चुका है। उधर कितना बर्बादी हुआ अब तक? अब तक बहुत जोड़ने से तो बहुत सारा बर्बादी है, लाखों का बर्बादी हुआ है। अब तक किसी प्रशासन, किसी प्रतिनिधि का आप लोगों का पहल? सिर्फ हमारे यहाँ का पंचायत का जो मुखिया है वो आया था जुल्फिकार, बाकी और कोई प्रतिनिधि नहीं। इससे पहले हमारे विधायक जी जो था सऊद असरार, ये 10 दिन पहले आकर के नज़ारा देख कर गया है। अब तक उसके द्वारा क्या कार्रवाई किया? कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ। इधर वैशाली के लालगंज में गंडक नदी कहर बरपा रही है। यहाँ अचानक गंडक का जलस्तर बढ़ गया, जिससे तिरहुत तटबंध में तेज कटाव होने लगा है। बांध टूटने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग रेत से भरी बोरियों को बांध किनारे रख रहा है, लेकिन पानी की तेज धार में वो भी बह जा रहे हैं। मतलब हालात हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कटाव की क्या स्थिति है? कटाव का अभी कोई इसका
संभाल में नहीं आया, कटाव ऐसा है। कोई अधिकारी देखने सुनने नहीं आए? अधिकारी तो आ रहा है, अधिकारी से तो बातचीत हो ही रहा है, फिर भी इसका कोई उपाय नहीं है अभी। सारा बोरा वगैरह पानी बहा कर ले गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बोरा ना कामयाब है। देखिए वो काम तो पूरा फिनिश हो गया, अब लॉन्चिंग एप्रॉन का काम ही है लॉन्च करना। जब स्कावर होगा, अभी देख लीजिए सामने नदी में क्या स्कावर वहाँ देखिए हो रहा है, तो वो तो लॉन्च करेगा। बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर है, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। हर साल की यही कहानी है। न्यूज 18 के लिए बाघा से मुन्ना राज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन, वैशाली से राजीव मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं छपरा में बाढ़ के पानी का असर अब यातायात व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। बहास रेल कुंटी संख्या 170 के पास सुगौली मार्ग पर गुरुवार की शाम पुल ध्वस्त हो गया। पानी के ज्यादा दबाव की वजह से ये पुल टूट चुका है, जिससे छपरा बहास सुगौली मुख्य मार्ग पर आवागमन बंद है। अब छपरा होते हुए सुगौली जाना होगा। पुल के टूटने से 8 किलोमीटर का सफर अब लोगों को ज्यादा तय करना है। संबंधित विभाग हैं, उन्होंने जल्द से जल्द इस आवागमन को बहाल करने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन अब तक हालात सुधरे नहीं हैं। तो समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से 2 फीट ऊपर है। ऐसे में स्लुइस गेट से नदी के पानी का रिसाव शुरू हो चुका है और अब ये पानी शहरी इलाकों में समा रहा है। दुकानों के बाहर, सड़कों पर पानी जो है वो किस कदर फैले हुए हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग सकता है। और इन्हीं हालातों में अब लोग जीने को मजबूर हैं। और देखिए, बगहा में गाइड बांध टूट चुका है। मधुबनी प्रखंड के धनहा तरवल गौतम बुद्ध सेतु से पश्चिम मोहन टोला तक जाने वाली गाइड बांध आज पानी के दबाव की वजह से ध्वस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों को वहां से निकाला गया, साथ ही बांध की मरम्मत भी शुरू की गई है ताकि इस कटाव को और इस ध्वस्त हुए पुल के इस गाइड बांध को एक बार फिर से बनाया जा सके, इसे दुरुस्त किया जा सके। तो वहीं मोतिहारी के मधुबन में बाढ़ में फंसे एक शख्स का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। दरअसल एनडीआरएफ की टीम गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इलाकों में बोट के जरिए गश्ती कर रही थी और तभी बाढ़ में फंसे एक शख्स की ओर से बचाने की गुहार लगाई गई। तस्वीरें आपके सामने है। ये वो शख्स जो पेड़ पर शरण लिए हुए था अपनी जान बचाने के लिए। ये शख्स जो है वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वीडियो आपके सामने है, कैसे अपनी जान बचाने के लिए एक शख्स पानी के बीच पेड़ पर चढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तभी गश्ती कर रही एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंची और उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां नहर में डूबने से 3 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना अहियापुर थाना इलाके के सिमराहा वासुदेव की है। बताया जा रहा है कि बकरी चराने के दौरान बड़ी बहन का पांव फिसला और वो नहर में डूब गई। बहन को बचाने में अन्य 2 छोटी बहनें भी डूब गईं। वहां मौजूद अन्य लोगों ने शोर मचाया और तब जाकर लोग जुटते हैं। तीनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में मातम का माहौल है। चारों बहन जा रही थी, बगल में नहर है, बकरी के लिए हुए चारा काटने के विषय में जो पेड़वा टूट गया, जो तीनों एक के साथ में जड़ गया। गिरने के बाद उसका बड़े बहन जो है गांव में हल्ला किया। जब तो गांव लोग आदमी गया, जाते हुए वो डेट कर दिया अंदर पानी। 4 गो डेट किए, 3 गो डेट किया। पटना में पुलिस के जवानों की मनमानी का मामला सामने आया है। मामला खुशरूपुर थाना क्षेत्र के निमतल इलाके का है, जहां पुलिस जवानों ने आर्मी जवान की पिटाई कर दी। देखिए आपके सामने वो तस्वीर भी, जहां पर आर्मी जवान सुबोध कुमार का सिविल ड्रेस में खड़े पुलिस कर्मियों से मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद 4 पुलिस कर्मियों ने मिलकर सरेआम जवान की पिटाई की और पीटते हुए उससे पैदल थाने लेकर गए।
हम घर में थे और भैया जो है घर के बाहर थे, तो वो लोग जो है से सिविल में वो लोग थे, तो ये लोग से जैसे कुछ बात के बकझक करने लगे। उसका बाद जैसे इनको क्या काम किया, 4 लोगों ने जैसे बेरहमी से पिटाई करते हुए तब हम घर से निकले तब पता चला जे खुसरूपुर थाना के ये लोग स्टाफ है। सूचना मिली थी कि नीमतल के पास में जो रेलवे ट्रैक जाती है उसके पटना की ओर, उसके आसपास में कुछ लोग शराब बेच रहे हैं और शराब पी करके कुछ लोग हंगामा वगैरह कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए थाने से कुछ लोगों को भेजा गया था। पुलिस के लोगों को देख करके वहाँ से ज़्यादातर लोग तो भाग गए, लेकिन एक आदमी जो था शराब के नशे में काफ़ी धुत था, वो पुलिस से बल्कि पुलिस के टीम को जो गए हुए थे वहाँ पे उनसे उलझ गया, गाली गलौज करने लगा, धक्का मुक्की करने लगा। तो उसी बीच में और जवान गए वहाँ से, उनको पकड़ के थाना पे लाया गया। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। सभी का बहुत स्वागत है। समस्तीपुर में सड़क काटने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और जल निकासी के लिए जेसीबी ने जैसे ही सड़क काटने की प्रक्रिया शुरू की, स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ लोग जेसीबी के ऊपर चढ़ गए और जेसीबी चालक के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इसके बावजूद लोग जेसीबी चालक की पिटाई करते रहे। समस्तीपुर शहर के सोनवर्षा चौक और काशीपुर इलाके में भारी जल जमाव को लेकर लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने सड़क काटकर पानी को भुईधारा और धुरलख में गांव की तरफ बहाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का ये कहना है कि पहले ही पानी और जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और इसके बाद एक बार फिर से हालात और ज्यादा खराब होंगे। नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से सुपौल में भी कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। एक बार फिर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं जिले की बहुल नदी भी उफान पर इस वक्त है। जरौली और निर्मली पथ पर खड़ग नदी का पानी तेज बहाव के साथ लोगों को डरा रहा है और देखिए किस तरीके से जान जोखिम में डालकर लोग जरूरी काम करने के लिए यहां से आवाजाही करने को विवश हैं। कितना पानी है, हम लोग हेल करके जाते हैं। सिवान में वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मैरवा में एक महिला टीका लगवाने केंद्र पर पहुंची थी, लेकिन टीकाकरण केंद्र बंद होने से वो घर लौट गई। इस बीच महिला को फाइनल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मोबाइल पर आ गया। महिला परेशान है कि बिना टीका लिए आखिर उसे सर्टिफिकेट कैसे मिला। मेरा वैक्सीन नहीं लगा। हाँ। वो मोबाइल पर थी गया सर्टिफिकेट आ गया है। तो वैक्सीन फिर लेने गए थे क्या? फिर लेने गए थे तो ताला बंद है उसमें। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव फिर सुर्खियों में हैं। इस बार ये सुर्खियां उनके नए उद्योग की शुरुआत को लेकर है। एलआर यानी कि लालू राबड़ी ब्रांड से तेज प्रताप यादव ने नया उद्योग शुरू किया है। एलआर ब्रांड के तले हर्बल अगरबत्ती, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और साबुन बनाए जाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लालू के उसी खटाल में बनाए जा रहे हैं जहां कभी लालू यादव गाय पाला करते थे। दानापुर में बकायदा इसका एक शोरूम भी खुला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। यादव ने जो नया बिजनेस शुरू किया है वो एलआर के नाम से, वो एलआर अगरबत्ती का एक देखिए बड़ा शोरूम भी खुल गया है। दानापुर का ये क्षेत्र है जहाँ पे ये प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। वहीं पे एक राधा कृष्णा एलआर अगरबत्ती के नाम से ये एक्सक्लूसिव शोरूम भी खुला है जहाँ पे सिर्फ अगरबत्ती आपको मिलेगी। और यहाँ पे देखिए जिस ढंग से ये आप देख रहे हैं कि ये एक शोरूम है जहाँ पे कई वैरायटीज़ के जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, तेज प्रताप कृष्ण के बड़े भक्त कहे जाते हैं, वो लगातार कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलआर राधा कृष्णा अगरबत्ती जो है उनका नाम भी रखा है। वैरायटीज़ का अगर बात करें तो 20 वैरायटीज़ का अगरबत्ती है। क्या खासियत है? खासियत है कि सबसे खास बात यह है कि बिल्कुल नेचुरल है। खिलौने भी हम देख रहे हैं कि राधा कृष्ण के छोटे छोटे जो हैं
वो बाल रूप के जो खिलौने हैं वो भी यहाँ पे हैं, और ये परफ्यूम आप देख रहे हैं। तो तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं और वो जो हैं वो यहाँ पे शुरुआत की गई है। ये LR जो है वो इनका कॉम्बो पैक है, जहाँ पे तमाम जो इनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, अगरबत्ती हैं, सारे के सारे जो है यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो तेज प्रताप यादव जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से एक नई शुरुआत की है। अब देखने वाली बात हुई कि इसके और कितने काउंटर्स खुलते हैं और कितना सफल होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में एलजेपी कोटे से, ये टीम जो है उस टीम में एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस शामिल हो चुके हैं। मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिस पद को चिराग चुनौती दे रहे हैं। आज उसका जवाब चाचा पारस ने 2 टूक शब्दों में कल ही दिया और चिता दिया कि भगवान के घर तक अगर लड़ाई जाएगी तो वहां तक भी उनका मुकाबला वो जरूर करेंगे। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब पशुपति कुमार पारस पीएम मोदी की ड्रीम टीम में शामिल है। शपथ ग्रहण के 20 घंटे के भीतर पारस ने पदभार भी संभाल लिया। मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति कुमार पारस को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है और मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुन के आया हूं। उन्होंने मुझ पर काफ़ी विश्वास करके मुझे पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला और मैं विभाग संभाला हूं। आज मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितना अधिक उन्होंने मुझ पर विश्वास किया उससे अधिक मैं विभाग में काम करूंगा, काम करा के विभाग को एक अच्छे रास्ते पर मैं ले जाऊंगा। तकरीबन 4 दशकों से सियासत की बारीकियां समझने वाले पारस ने मंत्री पद संभालते ही चिराग को चेता दिया कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वही हैं, चिराग नहीं। तो मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कर्म में है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने और लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाने के दोहरे झटके से तिलमिलाए चिराग पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर पशुपति पारस ने चिराग को 2 टूक जवाब देते हुए कहा है कि कोर्ट क्या, वो भगवान के घर भी जाएंगे तो वहाँ भी लड़ूंगा। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहते कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम दूसरे लड़ेंगे। जाहिर तौर पर चिराग की हर चुनौती का सामना करने के लिए चाचा पारस ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए रंजिता झा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।